हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे 11th क्लास का सेट थ्योरी। उसमें आप लोग सबसे पहले ये जान लें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स लिखा हुआ प्रत्येक एक्सरसाइज का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पर आप लोग टेंशन में न रहें कि हिंदी में लिखा हुआ है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग को सेट पढ़ना है। तो सेट का डिफिनेशन देखें। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी ये कलेक्शन मतलब संग्रह जो होता है वो प्रत्येक संग्रह सेट नहीं होता। कुछ संग्रह जो कुछ कलेक्शन है जो सेट होगा और कुछ कलेक्शन सेट नहीं होगा। तो हम लोग अगर ये वेल डिफाइंड टर्म को समझ लेते हैं तो हम लोग बतला सकते हैं कि कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। तो वेल डिफाइंड को समझने के लिए आप लोग ये ध्यान देंगे कि अगर कोई कलेक्शन आपके सामने बोला जाए, उसके बारे में जानने वाले जितने लोग हैं सभी लोग का विचार एक ही हो तो आप कहेंगे कि वो कलेक्शन सेट है। और अगर विचार में परिवर्तन आ जाता है तो वो कलेक्शन सेट नहीं होता है। जैसे मैं बोलता हूं द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, तो हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नेचुरल नंबर है। इसमें अगर फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर कहेगा तो नेचुरल नंबर के बारे में जानने वाले जितने लोग हैं वो सभी लोग बतलाएंगे 1, 2, 3, किन्हीं का इसमें विचार बदलेगा नहीं। तो ये कलेक्शन सेट कहलाएगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि सभी लोगों का विचार एक ही है। अब देखिए, आपसे ये बोला जाए कि द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया, तो सबसे पहले गुड क्रिकेट प्लेयर, ये जो टर्म आ रहा है गुड क्रिकेट प्लेयर का कलेक्शन के बारे में, तो इसके सोचिए सभी लोगों का विचार अलग अलग हो सकता है। किन्हीं को कोई और प्लेयर अच्छा लगता है तो किसी दूसरे व्यक्ति को कोई और प्लेयर अच्छा लगता है। तो ये कलेक्शन सेट नहीं होगा क्योंकि सभी का विचार एक ही नहीं होगा। तो आप लोगों ने देखा कि सेट क्या है, तो सेट आपने समझा कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है वो ऑब्जेक्ट का, उसको हम लोग कहेंगे सेट। अब देखिए, सेट को रिप्रेजेंट हम लोग 2 तरीके से करते हैं। पहला टेबलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ये दोनों एक ही चीज है, टेबलर और रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। टेबलर फॉर्म, इसको हम लोग, ये टेबलर फॉर्म हो गया, दूसरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले टेबलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के बारे में जाने। कोई भी सेट को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं कैपिटल ABCD Z, जो ये अल्फ़ाबेट का जो कैपिटल लेटर आप लोग पढ़े हैं ABCD से लेकर के XYZ तक, ये किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे एक कलेक्शन पर आप लोग विचार करें, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, उसको हम लोग लिखें टेबलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ये दोनों एक ही है, नाम सिर्फ अलग अलग है। इसको हम लोग लिखें तो जैसे देखिए, मान लेते हैं कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है वो सेट है, हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। तो इसको लिखते इस फॉर्म में कैसे हैं उस पर ध्यान दीजिए। कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक एलिमेंट्स को लिखने के बाद कॉमा दीजिए। इस ढंग से जो लिखते हैं वो रोस्टर फॉर्म में कहलाता है। इस ढंग से लिखने को कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक एलिमेंट लिखने के बाद कॉमा देते हैं। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है, एक ही बार लिखा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं इसी को लिख रहा हूं, X such that X
मैंने क्या लिखा, एक्स सच दैट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टीज लिखिए कि प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सके। जैसे देखिए मैं क्या लिखा हूं, ये कॉलन का चिन्ह है, इसे पढ़ते क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 4। तो आप ऐसा नेचुरल नंबर खोजें जो 4 से छोटा हो। 4 से छोटा कौन कौन नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3, ये भी बिल्कुल इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस ढंग से लिखते हैं तो इसको बोलते हैं कि रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं। इस ढंग से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 4, मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर कि प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सके। अब देखिए ये जो आप कॉलन के चिन्ह को क्या पढ़े, एक्स सच दैट एक्स, इसके जगह पर आप ऑब्लिक ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से कॉलन का चिन्ह रहेगा या ऑब्लिक का चिन्ह रहेगा, इससे कोई अंतर नहीं। इसको पढ़ेंगे कैसा, एक्स सच दैट, सच दैट मतलब ऐसा कि, जैसे कहा जा रहा है कि एक्स ऐसा कि एक्स एक प्राकृत संख्या है जो क्या है, 4 से छोटा है। तो 4 से छोटा प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 2 3। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, इस ढंग से कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक एलिमेंट लिखने के बाद कॉमा देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एक ऐसा प्रॉपर्टीज लिखते हैं कि ये प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सके। और लिखते कैसे हैं, तो एक्स सच दैट, ये सच दैट पढ़ते हैं इसको, इसके जगह पर हम लोग ऑब्लिक का ही चिन्ह दे सकते हैं। इसको भी पढ़ेंगे एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 4। अब देखिए तो आप लोगों ने ये सीखा कि सेट क्या है, उसके बाद इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम लोग इस तरीके से करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से करते हैं। अब रहा बात, हम लोग सेट को कैपिटल लेटर ABCD से लिखते हैं, ये तो आप लोगों ने जाना। इसके एलिमेंट को जो डिनोट करते हैं वह स्मॉल लेटर से करते हैं, इससे किसी से करते हैं, ये तो आप लोगों ने देखा। अब आप लोग को इस एक्सरसाइज में एक चीज पढ़ना है, सिंबल के बारे में जानना है, बिलोंग्स टू, और एक जानना है डज नॉट बिलोंग्स टू। ये 2 चीजों के बारे में अच्छे से समझना है। तो अब देखिए सबसे पहले एक चीज आप लोग जान लें, आप लोग के बुक में अगर कैपिटल N लिखा हुआ मिले मीन्स समझिएगा कि नेचुरल नंबर है, अगर W लिखा हुआ रहे तो समझिएगा कि होल नंबर है। I या Z लिखा रहे तो आप समझेंगे कि इंटीजर नंबर है। Q आप लोग देखें तो रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, R जो देखें रियल नंबर। फिर से सुने, N लिखा हुआ देखें तो नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या समझे, W देखें तो होल नंबर पूर्ण संख्या समझे, I या Z मतलब इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या, Q आप लोग रेशनल नंबर, R रियल नंबर। अब देखिए अब हम लोग को 2 सिंबल पढ़ना है, ये बिलोंग्स टू और एक डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट ए है, 1 2 3 ऐसा एक सेट है, इसमें मैं लिख रहा हूं सबसे पहले अभी तत्काल में इस सेट को नहीं देखें, इसको पढ़ने के लिए सीखें। 1 बिलोंग्स टू सेट ए, इसको हिंदी में पढ़ेंगे एक समुच्चय का सदस्य है। आप लोग पढ़ेंगे क्या, 1 बिलोंग्स टू सेट ए,
इसको पढ़ेंगे। 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब 2 सेट ए का मेंबर नहीं है। 5 बिलोंग्स टू सेट ए, इसको पढ़ेंगे। 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखें, अब मान लीजिए कि आपके पास सेट ए इतना दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो 4 स्टेटमेंट है कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है, ये आपको पता करना है। तो देखिए, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब क्या कह रहा है, 1 सेट ए का मेंबर है। ऐसा आप लोग को पता करना है कि इसमें 1 है कि नहीं। तो देखिए, 1 सेट ए का मेंबर है और ये बोल भी रहा है कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब 1 सेट ए का मेंबर है, तो ये करेक्ट हो गया। अब इसको पर ध्यान दीजिए। 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब 2 सेट ए का मेंबर नहीं है। ये बोल रहा है कि 2 सेट ए का मेंबर नहीं है, लेकिन इसमें देखिए 2 है जो सेट ए का मेंबर है, यानी कि ये गलत बोल रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब इधर आ जाइए। 5 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब ये बोल रहा है कि 5 है जो सेट ए का मेंबर है, लेकिन यहां देखिए 5 सेट ए में मेंबर नहीं है, यानी कि ये गलत है, इनकरेक्ट है। अब इसे देखिए, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, कह रहा है 7 जो है सेट ए का मेंबर नहीं है। तो देखिए, इसमें 7 कहीं सेट ए का मेंबर नहीं है, इसमें 7 कहीं नहीं है, यानी कि ये करेक्ट है, ये सही है। तो आप लोगों ने देखा कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। बिलोंग्स टू का मतलब कि उस सेट का वो मेंबर है, डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब वो सेट का मेंबर नहीं है। अब देखिए, आप लोग को सेट थ्योरी का जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें इतना ही आप लोग को पढ़ना है। अब रहा बात इसके प्रॉब्लम को, तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।